हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यार अभी हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शन के बारे में। कैलकुलस जो कि पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स के लिए, मतलब फिजिक्स के लिए हम लोग जो कैलकुलस पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया है। जो कि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में होने वाली थी वो यार कट गया, तो उसको मैंने अलग ही कर दिया और वहीं से हम लोग उठाकर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने जान लिए थे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को ग्राफ में किस तरह से, किसी भी कोई फंक्शन आपको गिवन है तो उसको ग्राफ में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें डाटा को आसानी से, कोई भी डाटा हमें दिया जाए उसको हम लोग आसानी से समझ सकें, उसके बारे में हम लोग जो उसका उस ग्राफ का उस फंक्शन का अच्छे से एनालिसिस कर सकें, इसीलिए हम लोग किसी फंक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोगों ने स्लोप के बारे में भी जान लिया था कि किसी भी लाइन के स्लोप का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज होता है, और किसी भी फंक्शन के टेंजेंट के स्लोप का क्या मतलब है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। लेकिन अब यार कैलकुलस की जो सोल है, यानी कैलकुलस का जो डेरिवेशन है, डिफरेंशिएशन हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन। एवरेज रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज। माना कि कोई आपको एक्स वाई प्लेन दिया गया है, ठीक है। सारे गेम फंक्शन भी होने वाला है, जैसे कि अभी मैंने कहा है कि इसीलिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई एक्स वाई प्लेन दिया है और रैंडम आपको कोई इस तरह का एक फंक्शन दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि किसी x1 से लेकर x2 के बीच में जो फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज बताइए, x1 से लेकर x2 के बीच में। अब आपको तो पता ही कि अगर एवरेज की बात आती है तो हमें कोई एक इंटरवल दिया जाता है, वो इंटरवल हमें दिया गया है कि x पर और x1 से लेकर x पर और x2 के बीच में हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज बताइए। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि x1 पर y मतलब y का मान क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो अपन मान लेते हैं y1 है और x2 पर क्या वैल्यू है, मान लेते हैं कि y2 है, y1 और y2 है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ y2 माइनस y1, ये एक्चुअली में, और ये कितना हुआ, ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, अब एवरेज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं इनिशियल और फाइनल कि फंक्शन की x1 बराबर पे x बराबर x1 पर वैल्यू y1 थी और x बराबर x2 पर वैल्यू y2 थी। तो y में कितना चेंज हुआ, y2 माइनस y1, x में कितना चेंज हुआ, x2 माइनस x1। इसी का अनुपात ही क्या होगा, एवरेज, इसी का अनुपात ही क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो क्या होगा, अगर हम इसको डेल्टा x मान लें और इसको, अरे यार इसको डेल्टा y मानेंगे, डेल्टा x क्यों मानेंगे, और इसको डेल्टा x मान लें, ठीक है। तो क्या आएगा, हमारा आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर ध्यान से देखो, अगर हम जो सीकेंड हैं इनको मिलाती हुई एक लाइन खींच दें, जो ये एंगल बनेगा वही तो ये लेंथ अपॉन बेस होगा, यानी कि वो tan थीटा होगा। tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो हम लिख देते हैं एवरेज को, कैसे लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। और हाँ, एक्स एक्सिस भी एंगल आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है कि एक्स में कितना चेंज हुआ और वाई में कितना चेंज हुआ, ये तो हो जाता है सीकेंड एक लाइन खींचो, जो एंगल एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाए वही एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पता चल गया। अच्छा, यहीं पर इसे साफ ही कर देता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी एक इंस्टेंट पर किसी कोई अगर आपको फंक्शन दिया जाता है और उसके किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक तात्क्षणिक समय पर या किसी एक तात्क्षणिक एक्स पर उसका रेट ऑफ चेंज बताना है आपको फंक्शन का, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको किसी फंक्शन का बताना है। तो यहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस कर दीजिए, तात्क्षणिक हिंदी में बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पूरा ले लेना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो कोई रैंडम आपको फंक्शन दे दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि x बराबर a पर आप x बराबर किसी भी वैल्यू पर आप जो उस इंस्टेंट पर क्या रेट ऑफ चेंज था वो आप बताइए। तो आप रेट ऑफ चेंज का मीनिंग तो आप जानते हैं कि कितने x को चेंज होने पर कितना y चेंज हुआ। तो यहाँ पर तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो आपने सिंपली पूछ दिया कि x बराबर a पर आप बताइए कि फंक्शन पर रेट ऑफ चेंज क्या है। तो ये कैसे आप बता पाएंगे, ये कैसे बता पाएंगे, क्योंकि ना कोई इंटरवल है। अगर हमें पता होता कि x1 से x2 x चेंज हुआ तो वहाँ पर दिखाई देता कि y भी चेंज हुआ है, तो हम उसका अनुपात निकाल के हम बता देते भाई साहब कि कितना इसका रेट ऑफ चेंज है। लेकिन केवल किसी एक पॉइंट पर कैसे हम बता पाएंगे? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले जहाँ देखिए कि किस वैल्यू पर है और वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और वो टेंजेंट जो x एक्सिस से एंगल बनाए थीटा और tan थीटा की वैल्यू जो भी है वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब ताक्षणिक परिवर्तन की दर, किसी फंक्शन के ताक्षणिक परिवर्तन की दर हिंदी में। तो ये अपना हो जाएगा रेट ऑफ चेंज, ठीक है। लेकिन ये तो हम लोग फंक्शन में कर पाएंगे। अगर हमें कोई फंक्शन अगर ग्राफ में दिया गया है तो हम लोग हाँ देख लेंगे कि x बराबर, यहाँ पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे और एंगल को मेजर कर लेंगे, हम लोगों को रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा किसी एक ताक्षणिक, मतलब किसी एक इंस्टेंट पर। लेकिन अगर हमें कोई रैंडम ऐसा फंक्शन दे रखा है कि y बराबर x² + 2x + 3, इसका हम कैसे निकालेंगे? इसका कोई हमें बोल दिया गया कि x बराबर 3 पर इसका इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज बताइए कि इस इंस्टेंट पर यानी x बराबर 3 पर रेट ऑफ चेंज बताइए, तब आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे भैया इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्यों करना है ग्राफ में रिप्रेजेंट? इसके लिए हम लोग अलग चीज़ डेवलप करते हैं। उसके लिए क्या, अच्छा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज क्या होता है, अनुपात होता है कि x में कितना चेंज हुआ फिर y में कितना चेंज हुआ, y में चेंज अपन x में चेंज का जो रेशियो होता है वही अपना रेट ऑफ चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर तो किसी क्षण में पूछा गया है। लेकिन अगर हम इस पिक्चर को 1 लाख और जितने भी जीरो आप कर सकें उतने गुणा जूम कर दें, जूम इस पिक्चर को, ये वाला जो इतना हिस्सा है इसको हम लोग जूम कर दें और जूम करके यहाँ बनाने की कोशिश करें x y, और ये जो हिस्सा है बिल्कुल ये वाला हिस्सा मैं यहाँ जूम करके बना रहा हूँ, तो ये और ये लाइन कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई x1 है और ये कोई x2 पॉइंट है और ये है y1 और ये है y2 पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा y और ये हो गया डेल्टा x, ठीक है, सरल शब्दों में। अब यहाँ जो मैंने किया उसको आप ध्यान से कि मैंने इस पिक्चर को इतने बहुत जूम किया, इतना जूम किया कि जो ये टेंजेंट था, टेंजेंट जो इस तरह से इस पर जो मिल रहा था, मैंने इतना जूम किया कि जो पॉइंट थे इतने सेपरेट हो गए, इतने सेपरेट हमें दिखाई देने लगे। लेकिन ये अगर आप इमेजिन कर पाए तो ये पॉइंट इतने नज़दीक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने नज़दीक है। इसीलिए जो जितने भी जीरो बढ़ा सके उतना गुना जूम किया गया है, तब जो ये टेंजेंट था उसके हमें 2 पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो डेल्टा x आपको दिखाई दे रहा है, जो अंतर दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर क्या है, डेल्टा x है जो अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ। यानी डेल्टा x इतना छोटा है कि जीरो के लगभग बराबर है, जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो है, इतना छोटा है। अच्छा, ये सब करने का फ़ायदा क्या है? ये सब करने का फ़ायदा इसलिए है क्योंकि हमें अनुपात दिखाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है तो रेशियो ही तो निकालना पड़ेगा। अब हमने जूम पिक्चर कर ली, हमें जो टेंजेंट ही है, अभी आपको जो सीकेंड दिख रहा है तो ये टेंजेंट ही, लेकिन अब हमें अनुपात करने वाला वो मौका मिल गया कि किसी का हम रेशियो कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा x जीरो की तरफ बढ़ रहा है, dy y अपॉन dx इक्वल टू आपका क्या होगा, इक्वल टू आपका होगा इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, या टेन थीटा कह दो या इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज कह दो। मैं आई लिखूंगा इंस्टेंट को, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। अब इसको बार बार तो मैं ऐसा लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग एक ऑपरेटर बनाते हैं, dy बाई dx लिखते हैं इसको, dy
dx। अब यहाँ पर जो ये है ये ऑपरेटर है और बाई हम लोग इसका करते हैं। अब dx क्यों लगते हैं? dx समझा ये बताता है कि जो डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है तो हम लोग उसको dx लिख देते हैं। तो dy dx की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यहाँ से हुई। तो ये वाला है, यानी कि किसी फंक्शन का जो इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, dy dx को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर किसी फंक्शन का अगर आप किसी इंस्टेंट पर आप चाहते हैं रेट ऑफ चेंज निकालना तो उसका dy dx कर दीजिए, यानी उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब डिफरेंशिएशन इसी यहीं से यार एक 11th क्लास में आपका लिमिट वाला जो फंडा बनता है वहीं से नए नए फॉर्मूले ईजाद होते हैं, नए नए फॉर्मूले बनाए जाते हैं कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का क्या होता है, cos x का क्या होता है। तो अब यहाँ से आपकी मैथ स्टार्ट हो जाती है। dy dx मैंने आप समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। जूम वाली पिक्चर का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि अगर आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको रेशियो तो किसी का दिखाना ही पड़ेगा। आपके पास dy dx आ जाता है तो मैंने बताया कि इनके अलग एक फॉर्मूले होते हैं। जैसे x का डिफरेंशिएशन होता है, कितना होता है? 1 होता है। किस फॉर्मूले से? अगर y बराबर x की पावर n है तो इसका dy dx क्या होगा? x की पावर n x की पावर n माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। एग्जाम्पल के तौर y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, ठीक है, 2x। ओके, अच्छा ये वाला एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था कि ग्राफ में आपको दिया जाए तो सीधे टेंजेंट खींच दो, थीटा है वही आपका इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज होगा। लेकिन इस फंक्शन का कैसे निकालूंगा x बराबर 3 पर? तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने जैसा भी आपको बताया है कि फॉर्मूले इनके डेवलप करे जाते हैं। लिमिट आपकी में एक चैप्टर है पूरा, उसकी मदद से फॉर्मूले बनाए जाते हैं कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, और sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cot x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। आई एम राइट? ओके, cot x का होता है sec माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है। अब इसका कैसे करेंगे? तो dy बाई dx और dy dx हाथ से देखिए आप अलग अलग टर्म से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर dx x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाता है तो dx अपॉन dx प्लस 3 है जो कॉन्स्टेंट टर्म का होता है डिफरेंशिएशन वो 0 होता है। क्यों 0 होता है यहीं बता देता हूँ कि मान लीजिए x है और ये y है। अब कांस्टेंट y बराबर जैसे कोई फंक्शन है आपके पास 3 ही मान लेते हैं, y बराबर 3 ही, तो 3 यहाँ पर है मान लीजिए। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट y बराबर 3 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? बिल्कुल एक सीधी लाइन जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस की। अब पैरेलल एक्सिस की मतलब आप बताइए कि इस लाइन में कोई चेंज हो रहा है? x कितना भी चेंज जाए y लेकिन चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका स्लोप 0 है। आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो अपनी x एक्सिस से वो एंगल कितना बना रहा है? 0 बना। tan थीटा 0 मान कितना हो? 0 होता है। स्लोप है 0, स्लोप 0 का क्या मतलब? ये रेट ऑफ चेंज है 0। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो dy बाई dx होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसका क्या वैल्यू आएगा? इसका करेंगे तो कितना आएगा? मैंने मैसअप कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 2, ये जो कट जाएगा 2 और ये 0, तो 2x प्लस 2 आएगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब x बराबर 3 पर हमसे पूछा गया है तो यहाँ पर हम x बराबर 3 रख देंगे, तो 3 6 प्लस 2 8, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 3 पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है कि जो 8 है रेट ऑफ चेंज है x बराबर 3 पर इस फंक्शन के लिए। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन की आपको फील समझ में आई होगी। अच्छा, अब कोई अगर आपको रैंडम log x का होता है 1/, जैसे कि y बराबर आपको log x दिया गया है तो इसका dy बाई dx होगा 1/x, और y बराबर e की पावर x दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही रहता है भाई साहब। अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है y बराबर x y प्लस 1 तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार होता है? तो मैं सफाई करता हूँ, तो dy बाई dx। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट फलन और सेकंड फलन वाला, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला का, तो इसको मैं सबसे पहले परफॉर्म करना चाहूँगा यहाँ पर। तो प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं, सेकंड फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy dx, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। जो x का डिफरेंशिएशन होगा केवल 1 प्लस 1, ये तो कांस्टेंट फंक्शन इसका होगा 0। अब इसको इस तरफ हम लोग ले लेंगे, थोड़ा सफाई कर दो फिर ले लेता हूँ। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, है ना? आप इस पहले याद करिएगा डिफरेंशिएशन सभी चीज़ों के, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सारे याद करिए,
फिर इनको आप हल करिए, परफॉर्म करिए, इनकी जो परफॉर्म करने का तरीका होता है वो सीखेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको कॉमन ले लूँगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लूँगा, इस तरफ भेज कर तो 1 माइनस एक्स बचेगा और बराबर में y बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा, है ना। और आप और भी इन पर करिएगा, और भी मेहनत इस पर करिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन पर बात करते हैं। और बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन भी आपके पूरे 11वीं क्लास में एक पूरी यूनिट है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, रेट ऑफ चेंज करके भी एक चैप्टर है पहला ही, तो उसमें भी आपके बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन उसमें से हम जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हम लोगों को काइनेमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए, वो हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो